नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरेशिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना। पीएम ने कुरेशिया यात्रा को बताया ऐतिहासिक, कहा कि मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। कुरेशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। आतंकवाद के खिलाफ कुरेशिया के समर्थन के लिए जताया आभार। ईरान इजराइल के बीच 7वें दिन भी मिसाइलों से हमले जारी। ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंधु जारी। अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है ईरान। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करके रहेगा इजराइल। और गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। 23 जून को आएंगे नतीजे। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और कुरेशिया के बीच कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने अपनी इस ऐतिहासिक कुरेशिया यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए वहां की जनता और सरकार के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ये यात्रा मित्रता और व्यापक सहयोग की हमारी साझा यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। कुरेशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। और प्रधानमंत्री की यूरोप के अहम देश कुरेशिया की यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मील का पत्थर साबित होगी। कुरेशिया के प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को लेकर सहयोग और विकास की नई उम्मीद जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सतत विकास के लिए विजन की सराहना की। क्रोएशिया में ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस यूरोपीय देश की यात्रा की। एयरपोर्ट पर खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच अगवानी करने पहुंचे। उसके बाद सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बेंसी ज्योरी में औपचारिक स्वागत हुआ। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। द्विपक्षीय संबंधों का ये नया अध्याय है। इस मौके पर दोनों ही देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 4 समझौते किए। वहीं सेमीकंडक्टर, स्पेस, मोबिलिटी सहित कई ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी जताई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा।
क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन जताया और आतंकवाद के जंग में भारत का साथ देने की बात कही। dogodio u Indiji i na koji je Indija reagirala i općenito ocijenili volatilnom ukupnu globalnu situaciju. Stoga je važno da svi akteri, naročito oni najutjecajniji na globalnoj razini, daju svoj doprinos miru, poštivanju međunarodnog prava i deeskalaciji sukoba diljem svijeta. Posebno smo razumjeli poruku indijskog premijera o borbi protiv terorizma, koju je Indija vidi kao jednu od osnovnih opasnosti za globalnu. जागरेब स्थित होमलैंड स्मारक पर जाकर प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 के बीच आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रधानमंत्री ने जागरेब के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र सिटी सेंटर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर की संस्कृति को समझने का बेहतर अवसर रहा। आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यहाँ मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ज़ोरान मिलानोविक से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर साझा मूल्यों और हितों पर चर्चा की। जागरेब से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा कि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी इसका महत्व है। Historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. और तन्मय लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और जारेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. और उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविक को धन्यवाद दिया। The delegation level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। दुनिया के मौजूदा हालात में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करने वाला विश्व G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में दिखा। कैनोनिस्कस में इसके आउटरीच सत्र में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में टेक्नोलॉजी, AI और एनर्जी के बीच संबंधों पर भी बात की। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रभावी होने के लिए आम लोगों के जीवन में मूल्य लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अलग से एक अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और कनाडा के लिए बहुत जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2018 से हर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस मुलाकात से रिश्तों को फिर से बनाने के लिए जरूरी नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. 51वें G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, जिसमें मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम पार्डो, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें शामिल हैं। असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, N चंद्रशेखरन, M षणमुगम, P विल्सन, M मोहम्मद अब्दुल्ला और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के 6 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम को की जाएगी। 23 जून से पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो वहीं आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान शुरू हो गया है। इनमें गुजरात की काड़ी और विसावदर, केरल की नीलांबुर सीट, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है। गुजरात की काड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा गया है। काड़ी सीट भाजपा विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी के निधन के कारण खाली हुई थी। तो वहीं गुजरात की दूसरी सीट विसावदर पर मुकाबला भाजपा के किरीट भाई पटेल, कांग्रेस के नितिन भाई रणपड़िया और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के बीच है। विसावदर सीट आम आदमी पार्टी विधायक भयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। पंजाब की लुधियाना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के बीच है। लुधियाना पश्चिम की सीट आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के कारण खाली हुई थी। केरल के नीलांबुर सीट पर मुख्य मुकाबले की माकपा के M स्वराज और कांग्रेस के आर्यन शौकत के बीच है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर मुख्य मुकाबला TMC की अलीफा अहमद और भाजपा के आशीष घोष पर है। इस 5 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे 23 जून को आएंगे। बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं खास तौर पर झारखंड के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मानसून पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की ओर लगातार बढ़ रहा है और इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल ये दौर थमने वाला नहीं है। कर्नाटक और केरल में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। तो वहीं वर्तमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राजस्थान और उससे सटे इलाकों पर बना हुआ है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में इस सप्ताहांत तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के शेष भागों यानी कि राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। तो वहीं विशेष तौर पर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और अब तक वर्षों से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों के
हताहत होने की भी सूचना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य भर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार महसाणा, अरावली, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड़, राजकोट और जामनगर जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने, पेड़ों के नीचे वाहन न खड़े करने और शीशे वाली जगहों से दूर रहने की सख्त अपील की है। भारी बारिश के चलते गुजरात के मोरबी में हालात गंभीर बने हुए हैं। हलवद में विशेष तौर पर कोचवे यानी कि तटबंध पूरी तरह से डूब गया है। खारी नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के तटीय इलाकों के 21 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बोटाद, अमरेली, सुरेंद्रनगर और भावनगर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सभी जिलों में तैनात कर दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और साथ ही बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कई क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना है। राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को सर्वोच्च नेता को आसान निशाना कहे जाने पर अल्टीमेटम दिए जाने पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने साफ किया है कि देश दबाव में न तो वार्ता करेगा और न ही किसी शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि ट्रंप के झूठ से भी ज्यादा शर्मनाक है उनका कायरतापूर्ण बयान कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता को टेक आउट कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है और आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। गर्मियों में त्वचा की कई समस्याएं आ सकती हैं और आइए आज समझते हैं कि कौन सी योगिक क्रिया से त्वचा का निखार कायम रखने में उपयोगी साबित हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियां अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लाती हैं। हर मौसम की कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। गर्मियों में विशेष रूप से त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। हमारे स्किन पर पिंपल्स, एक्ने, जिनको पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, घमौरियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं गर्मियों में, ये जानते हैं। आज जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी सरल सी योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से आप ग्लो पा सकते हैं अपनी स्किन पर, गर्मियों में भी अपनी त्वचा को बेहतर रख सकते हैं। क्या अभ्यास में लेना है वो है षडमुखी मुद्रा। इसको कुछ टेक्स्ट में योनि मुद्रा भी कहा गया है। सबसे पहला काम आपको करना है जीभ का पाइप बनाकर उस पाइप से सांस को अंदर खींचना और सांस को गालों में भर लेना, गालों को फुला लेना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नासिका, तीसरी चौथी से मुंह। सांस अंदर ही रुका हुआ है, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जब आप गर्दन को आगे ढीला छोड़ेंगे और सांस अंदर रुका है और सारे सेंसेस बंद हैं, तो आप ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अनुभव करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे आप एक ऐसी ध्वनि सुन रहे हैं, या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है। उस ध्वनि पर आपको ध्यान टिकाना है। जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिएगा। जब लगे अब नहीं रोक पा रहा हूँ तो गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को हटा दीजिए, नासिका से सांस छोड़ दीजिए। एक बार देखिए कैसे करें। पूरा सांस छोड़ दिया है। आँख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से आँखों को खोल दें। आप 3 बार से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने, 5 रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं करना है। और विशेष रूप से जो साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें तो ये जो हम बता रहे हैं वो करना ही करना है। पहली चीज़, स्टे हाइड्रेटेड। पानी भरपूर मात्रा में पिएं।
दूसरी चीज़ 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताइए। हम जो एसी कमरों में बंद रहते हैं, हमारे स्किन का हाइड्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो हमें खुली हवा में जाना चाहिए, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। गर्मियों में बेस्ट समय होता है प्रातःकाल का। प्रातःकाल 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताएं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना आपकी त्वचा दमकेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। और 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल 2 दिन बचे हैं। कल देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए देखते हैं उनकी झलक। और इसी के साथ ही हमारा समाचार यहीं ख़त्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।